So, hello and welcome to Blade Learner. I'm Sudhanshu and in this video we are going to learn about Sikh Empire. ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा सिख एम्पायर के ऊपर, जिसमें हम एज ऑफ मिस्र के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सिख कॉन्फेडरेसीज़ ने बहुत दिनों तक फंक्शन किया पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में। देन रंजीत सिंह के एम्पायर को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन बटन and you can follow us on the Instagram too. The link is in the description below. So let's get started. एज ऑफ मिस्र। मिस्र को हिंदी में जत्था कहा जाता है और ये जत्थे जो होते थे उनके जो हेड होते थे उनको जत्थेदार कहा गया था। तो हेड ऑफ मिस्र वाज नोन एज जत्थेदार। सो जो एज ऑफ मिस्र है उसको हम एक टाइम फ्रेम में कंक्लूड कर सकते हैं 1716 से लेके 1719 तक, 1799 तक। तो 1716 में क्या हुआ था ये आप देखिए कि 1715 में बंदा बहादुर की डेथ होती है। उसके बाद से देखेंगे तो सिख अम्पायर में कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं रही है बहुत दिनों तक, तकरीबन 7-8 दशकों तक। और इसीलिए ये लोग जत्थों में बढ़ जाते हैं, मिस्र में बढ़ जाते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कॉन्फेडरेसीज़ कहा जाता है। तो इसमें बढ़ जाते हैं, ये अलग अलग इलाकों में फंक्शन करते हैं कलेक्टिवली पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में। लास्ट में रंजीत सिंह आएंगे और इन सब को कोलैबोरेट किया जाएगा, इन सब को ग्रुप्ड किया जाएगा एंड एक खालसा दल की स्थापना करी जाएगी और बाद में इससे सिख अम्पायर भी रंजीत सिंह बनाते हैं। सो पहला जो फेज़ है इसको हम 3 फेज़ में, इस टाइम फ्रेम को 3 फेज़ में बांट सकते हैं। पहला जो फेज़ है 1716 से 1739 का, ये कोई 20-22 साल का फेज़ है, इसमें कोई सब्सटैंशियल सक्सेस तो नहीं मिली। एंड वो लोग स्ट्रगल क्या कर रहे थे, आपको 1 मिनट सिख अम्पायर का मैप लेट मी शो यू। ये मैप है। तो ये जो कॉन्फेडरेसीज़ थी मिस्र थे वो इसी रीजन में फंक्शन करते थे। यहाँ ऊपर देखेंगे तो कश्मीर तिब्बत से लेके नीचे इधर सिंध तक, और इधर आप देखेंगे तो अमृतसर से लेके कुछ पेशावर तक। तो कुल मिला के इतने ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये लोग फंक्शन कर रहे थे। नाउ तो जो पहला फेज़ था इनका 1716 से लेके 1739 तक, कोई इनको सब्सटैंशियल सक्सेस नहीं मिलती है और जो इनके मेथड्स थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर थे मतलब। और उस समय देखिए कि ये जो 1716 से लेके 1739 है, इस समय तक वो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का हमने हिस्सा देखा वो सब मुगल अम्पायर के सुजरेनिटी के अंदर आता है। हालांकि मुगल अम्पायर अपने डिक्लाइनिंग फेज़ में था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई अभी टर्बुलेंस नहीं स्थापित हुआ था, कोई इन्वेजन नहीं हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि अथॉरिटी वहाँ पे, हालांकि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी दिल्ली की वो कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था वो सिक्योर था। तो इनको ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए सिखों को, और ये कुछ छोटे मोटे गुरिल्ला वॉरफेयर में इंगेज रहते थे, कोई ज़्यादा सब्सटैंशियल सक्सेस नहीं मिलती थी। उसके बाद जो फेज़ आता है 1739, एक लैंडमार्क इवेंट है, बैटल ऑफ करनाल होता है और पूरी की पूरी जो मुगल अम्पायर है वो क्रम्बल कर जाती है। मुगल अम्पायर से पूरा ख़जाना चला गया, आर्मी तो पहले ही लेके सब निकल गए थे। जब ब्रेक डाउन होता है निज़ाम अपनी आर्मी लेके निकल लेते हैं, मुर्शीद कुली खान निकल जाते हैं, फिर सादत खान निकल जाते हैं। तो बैटल ऑफ करनाल ने आर्मी के रूप में भी कमज़ोर कर दिया मुगल अम्पायर को, एंड देन जो पैसा था, ख़जाना था, वो भी बहुत कम हो गया। सो 1740 के बाद से 1761 तक, और 1761 वो डेट है जहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कुछ बढ़िया सक्सेस मिलती है इन मिसलों को। कुछ लोग अपने ही लिए एक परमानेंट किंगडम बनाने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। किंगडम कहें या छोटी सी आप कह लें कि इलाका जहाँ के वो चीफ बन जाते हैं। जैसे अलग अलग मिसल थे, 12 कुल मिला के मिसल थे। तो आपको सबके नाम तो याद नहीं रखे, बस फेमस जो थे वो शुक्रचक्रिया मिसल या अहलुवालिया मिसल या रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, तो ये सब आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शुक्रचक्रिया मिसल है क्योंकि इसी से बाद में रंजीत सिंह निकलेंगे। सो दिस फेज 1740 से 1761 तक कुछ टेंजिबल सक्सेस मिलती है क्योंकि टर्बुलेंस स्थापित हो गया। आपको एक बार फिर से मैप पे ऊपर ले चलते हैं तो आप देखिए कि ये सिख अम्पायर है हमारा। एंड 1739 जब होगा तो ये इलाका, इसके पार जो इंडस के पार का जो इलाका है वो इस तरफ नादिर शाह लेके चले जाएंगे, एंड कुछ इलाका मुगल अम्पायर के पास रह जाएगा। लेकिन मुगल अम्पायर के पास चूँकि इतनी बड़ी आर्मी अब है नहीं कि कंट्रोल किया जा सके, न ही इनके पास पैसा है, तो ये जो पूरा इलाका है इसमें टर्बुलेंस होगा। इधर भी जो पर्शियन अम्पायर द्वारा रूल किया जा रहा था और ये जो मुगल अम्पायर द्वारा रूल किया जा रहा था, दोनों में टर्बुलेंस था। और इसका फ़ायदा सिख कॉन्फेडरेसीज़ बढ़िया से उठाती है। बहुत सारे छोटे मोटे बैटल्स होते हैं, स्क्रिमिश होते हैं, उसमें जीतती है एंड कुछ इलाकों पर अपना डोमिनेंस भी स्थापित करती है। लेकिन जो मेजर सक्सेस मिस्र को मिलती हैं, जिससे कि बाद में सिख अम्पायर का रास्ता साफ हो पाता है, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। एंड इसी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 1740 से लेकर 1761 तक। तो एक टाइम आता है 1756 के बाद से लेकर 1758, 1759, ये सब टाइम, जो ये 2-3 साल जो टाइम फ्रेम था, इसमें देखेंगे कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है ना पेशावर तक, 1 मिनट लेट मी शो यू मैप अगेन। ये जो इलाका है यहाँ पेशावर तक देखें तो ये इलाका मराठा सजराइटी के अंदर आ जाता है। आपको बताया था मैंने कैसे 1752 में ट्रीटी साइन करी जाती है मुगलों और मराठाओं में कि अब जो भी इन्वेजन होंगे, फॉरेन इन्वेजन स्पेसिफिकली, तो मराठास हमें रेस्क्यू करेंगे
और इसलिए मराठास रिटेलिएट भी करते हैं जब अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है तो 1756 के बाद। एंड उसके बाद ये लोग बहुत भारी मात्रा में कैंपेन लॉन्च करके इस पूरे इलाके को अपने सुजरेनिटी के अंदर ले आते हैं। तो आप देखेंगे उस कैंपेन में सिखों ने ही बहुत साथ दिया था मराठाओं का, और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें हासिल भी करी थी। तो सिखों को वहाँ पे बहुत बढ़िया सक्सेस मिलती है उस टाइम फ्रेम में। लेकिन 1761 के बाद क्या होता है कि मराठाओं का दबदबा पूरा यहाँ से चला गया। मुगल अम्पायर अब कोई क्लेम कर नहीं सकता। और जो यहाँ उस समय दुर्रानी ट्राइब, दुर्रानी एम्पायर जो इस पूरे इलाके में फंक्शन कर रही थी, वो भी बहुत वीक हो गई, क्योंकि इतने सालों तक अहमद शाह अब्दाली यहाँ दिल्ली में उलझा हुआ था। तो वहाँ ऑब्वियसली जो दुर्रानी एम्पायर अफगानिस्तान और पर्शिया कुछ इलाकों में फंक्शन कर रही थी, तो वहाँ पे इंटरनल टर्बुलेंस होंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो रिमोट एरियाज़ थे अफगानिस्तान के एम्पायर में, ये तो रिमोट एरियाज़ हो गए, ईस्टर्न एरियाज़ हो गए एज़ पर द पर्सपेक्टिव ऑफ अफगान अम्पायर और जो दुरानी एम्पायर था। तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसका फ़ायदा, तीनों वीकनेसेस का फ़ायदा, दुरानी की वीकनेस, अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली बोले उसको, मराठाओं का डिक्लाइन होना और मुगल अम्पायर की कमज़ोरी, इन तीनों का कम्युलेटिव फ़ायदा उठाते हैं सिख। और यहाँ पे अलग अलग इलाके में कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ जाती है। कुछ इलाके गुजरावाला जैसे इलाकों में आप देखेंगे कि शुक्र चकिया मिस्ल के लोग आएंगे, फिर अलग अलग सरहिंद के इलाके में कोई अलग मिस्ल होगी, फिर लाहौर में कोई अलग। तो आगे जाके फिर इसी सब को एकत्रित करके सिख अम्पायर की स्थापना करी जाती है रंजीत सिंह के नेतृत्व में। तो हमने यहाँ 3 फेजेस देख लिए, 1716 से लेकर 1739, 1740 से लेकर 1761, 1761 से लेकर 1799। अब एक बार हम फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशन थे उस समय सिख मिस्ल जो था उसमें। सबसे पहली चीज़ कि इस पूरे टाइम फ्रेम में, ये जो टाइम फ्रेम है हमारा 80-85 सालों का, उसमें कोई भी हमारे पास सेंट्रल लीडर नहीं है, सिख सेंट्रल लीडर। तो जो कॉन्फेडरेसीज़ है उसमें समन्वय बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए कोई बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं अनटिल अनलेस की रंजीत सिंह ना आए। एंड उसके बाद अफगान इन्वेजन, इनका जो मेजर स्क्रिमिश होता था, मेजर इनका कन्फ्रंटेशन जो होता था, सामना होता था, वो अफगान इन्वेडर से होता था। तो इससे भी वे परेशान रहते थे। एंड जो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स थी वो मराठा सेंट्रिक हो गई थी इस पूरे टाइम फ्रेम में। आप देखेंगे 1716 के बाद से, जब फर्रुखशियार की डेथ करी जाएगी 1719 में, डेथ नहीं वो असैसिनेशन था, उसके बाद से जो मराठाओं का एसेंसन था, मतलब उनका जो ग्रोथ था, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली होता है। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक तो मतलब सबको लग रहा था कि यही टेक ओवर करेंगे दिल्ली को। तो ये जो मराठा सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी, तो इसका फ़ायदा इनको मिला सिखों को कि लोग इनके ऊपर अटेंशन नहीं डाल रहे थे, और ये लोग अपने मैन्यूवर्स में, अपनी कोशिशों में लगातार जारी रहते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी होते हैं। एंड लास्ट में 1799 में शुक्र मिस्ल के एक चीफ रंजीत सिंह, जो महानदास के लड़के थे, वो क्या करते हैं, 1799 में लाहौर को कॉन्कर किया जाता है एंड खालसा दल की स्थापना करी जाती है। सारे मिसलों को एक टेबल पे लाके बोला जाता है कि अब हमें एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पास अंपायर बनाने का सुनहरा मौका है। नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स बहुत कमज़ोर हो गई है, मैसूर का पतन हो गया है। साउथ इंडियन पॉलिटिक्स भी कमज़ोर है, मैसूर का पतन हो गया है। निज़ाम तो पहले ही सब्सिडी अलाइंस साइन कर चुके हैं। एंड मराठास जो थे वो तो पूरे डिक्लाइन हो ही चुके हैं, मुगलों का कुछ नामो निशान नहीं बचा। तो ये हमारे पास एकदम गोल्डन टाइम है, वी शुड नॉट मिस दैट। एंड अब महाराजा रंजीत सिंह 1801 में द सिख अम्पायर की फाउंडेशन लेड करेंगे। वो शुक्र मिस्ल के चीफ थे, महानदास के लड़के। पहले इनका जो इनके चीफ की, इनके मिस्ल की जो राजधानी होती थी वो गुजरावाला होती थी, पाकिस्तान में आजकल पड़ता है। एंड उसके बाद इन्होंने लाहौर में कैपिटल शिफ्ट करा और उसको फिर सिख अम्पायर का कैपिटल माना गया। तो सिख अम्पायर की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। तो लाहौर को कॉन्कर करा जाता है 1799 में, देन अमृतसर को करा जाता है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि 1813 में एक बैटल ऑफ अटॉक भी होता है अफगानों के साथ। तो उसमें अफगानों को बहुत ही बुरी तरह हारा जाता है, और अफगानों के साथ इनकी बराबर कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। लेकिन बैटल ऑफ अटॉक के बाद अफगान अटेंटिव हो गए कि ये लोगों की जो आर्मी है बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो हमें पहले बैटल करने से पहले या कन्फ्रंट करने से पहले सोचना चाहिए। तो इनके जो अफगान से स्क्रिमिश थे वो थोड़े से कम होता है, तो थोड़ा सा अंपायर स्टेबल करने का मौका भी मिलता है। देन जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1809 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू द मैप कि ये जो इलाका है, यहाँ से इस इलाके में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए सतलज नदी बहती है, जिसको कि सतादरी भी कहा गया है हमारे पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। तो ये जो सतादरी या सतलज है, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, और अंग्रेज़ इस समय तक बहुत बड़ी पावर है। 1801 में जब ये शुरू हुआ है सिख अम्पायर, तो देखेंगे नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स और साउथ इंडियन पॉलिटिक्स या ईस्ट इंडियन पॉलिटिक्स, बंगाल और बिहार की, वो सब इंग्लिश ही डोमिनेट कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही डोमिनेट कर रही है। और अब तो गवर्नर जनरल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन का भी इंटरफेरेंस है। तो वो लोग क्या करते हैं कि रंजीत सिंह का अंपायर बहुत ही स्मूथ था, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बहुत ही स्टेबल थी, तो इनको पता था कि ये बंदा आगे जाके कॉन्क्वेस्ट कर सकता है इधर। तो इन्होंने अमृतसर के नीचे आप देखेंगे सतलज पंजाब होते हुए, हिमाचल होते हुए, पंजाब होते हुए सीधे पाकिस्तान में फिर जाके अरब सागर में गिरती है। तो उन्होंने कहा कि आप एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी 1809 में, और कहा कि आप इसके नीचे नहीं आएंगे, सतलज के नीचे वाले स्टेट्स पे आप कभी कब्जा नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर स्वतंत्र हैं, जितना भी आप कैप्चर कर सके, जितनी इनेक्सेशन कर सके करो।
तो ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के यही बस प्रोविज़न थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने लिए इस इलाके को सिक्योर कर लिया और कहा कि आगे चल के, और इनको पता था कि देखो ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती भी सही नहीं थी, दुश्मनी भी सही नहीं थी। आप देखें कि अवध की दोस्ती बहुत बढ़िया थी ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन लास्ट में अवध को भी एनेक्स किया जाता है वाजिद अली शाह के टाइम में। और यहाँ देखिए कि रंजीत सिंह की बहुत बढ़िया दोस्ती थी, इसलिए थी कि रंजीत सिंह भी बहुत कॉम्पिटेंट लीडर थे, तो झगड़ा तो क्यों नहीं रह सकता। तो जब रणजीत सिंह का डेथ होता है तो उसके बाद फिर से जाके इंग्लिश सिख अम्पायर को एनेक्स कर लेंगे। तो इंग्लिश बस ये सोच रहे थे कि बस कोई कॉम्पिटेंट लीडर यहाँ से हटे और कोई वीक सक्सेसर आए, तो हमने ये ट्रीटी तो पहले साइन कर रखी, इस इलाके को हमने पहले सिक्योर कर लिया, तो सिख अम्पायर इसके नीचे अपनी सीमाएँ तो फैलाएगा नहीं। और ऊपर जहाँ तक रही बात, तो सिख अम्पायर में रणजीत सिंह के बाद अगर कोई वीक सक्सेसर आया तो हम झट से इसको एनेक्स कर लेंगे। दैट वाज द माइंड सेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी। एंड इसके बाद रणजीत सिंह का और भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। कहा जाता है कि ये जो सिख अम्पायर था एक्चुअली में ये थियोक्रेसी नहीं थी, ये एक सेक्युलर स्टेट था, बस ये नाम के लिए सिख अम्पायर था। बहुत सारे लोग रहते थे, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी सिख अम्पायर में, बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे, बहुत सारे 10% के करीब हिंदूज थे, सिख्स भी थे बहुत सारे। तो ये जो सेक्युलर स्टेट था और बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी, जो भी सूफी सेंट आते थे या भक्त आते थे या संत आते थे, हिंदू संत आते थे या बहुत ही बेनोवलेंट रूलर थे रणजीत सिंह। और हरमंदिर साहिब जिसको कि गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, तो उसका भी रिकन्स्ट्रक्शन करवाते हैं, उसके पूरे प्रीमाइसेस को गोल्डन फॉयल से सेंटिफाई करते हैं। वो जो आप देख सकते हैं कि पहले उसको गोल्डन फॉयल से सेंटिफाई नहीं करा गया था, तो रणजीत सिंह के टाइम में ही उसको गोल्डन फॉयल से आप देख सकते हैं कि जो भी स्वर्ण का पूरा परत चढ़ाई गई है सूर्य की, तो वो इन्हीं के टाइम में चढ़ाई गई है। अकाल तख्त पटना साहिब जहाँ पटना साहिब जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, तो उसको बनाने में भी बहुत रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत मदद करता है। देन काशी विश्वनाथ टेम्पल है, उसमें भी आप देखेंगे उसका भी शीट्स जो है सोने का बना हुआ है, उसमें भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो रणजीत सिंह का अंपायर जो था और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ओवरऑल बहुत बढ़िया थी। एंड फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पेशावर 1823, और यहाँ से सिख अंपायर के डिक्लेरेशन का एक सीरीज़ शुरू होगा। पेशावर जो था अफगानों का एक महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, गढ़ माना जाता था, उसको पेशावर को एनेक्स करते हैं। लेट मी शो इन द मैप, दिस इज़ द पेशावर। पेशावर पहले अफ़गानिस्तान के अंदर आता था, और अफ़गानिस्तान में दुर्रानी एम्पायर के बाद फिर दोस्त मोहम्मद का टाइम आता, वो अलग ट्राइब से थे। तो और अफ़गानिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट थे उसको एमीर कहा जाता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान एमीरेट्स में बटा हुआ था, तो एमीर मीन्स हेड ऑफ द स्टेट। आप ऐसा जाने, एमीर ऑफ द अफ़गानिस्तान अगर लिख दे अहमद शाह दुर्रानी या शाहशुदा दुर्रानी, तैमूर शाह दुर्रानी, तो आप ऐसे में समझिए कि अमीर मतलब क्या, एमीर मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट। तो पेशावर जब छीनते हैं रणजीत सिंह, और ये बहुत बड़ी एक सेंसेशनल डिफीट थी अफ़गानों के लिए। तो ये पेशावर चूँकि अब बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों के बीच, क्योंकि पेशावर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड अफ़गानों का, बहुत भारी मात्रा में पश्तूनों की आबादी यहाँ डिसाइड करती है। और ये बहुत, और ये जो सिख अम्पायर की आर्मी थी उसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम सोल्जर्स थे, सिख सोल्जर्स भी बहुत थे, गुरखा सोल्जर्स भी थे, और नेपाली सोल्जर्स भी थे, और जो डोगरा सोल्जर्स थे वो भी थे, हिंदू सोल्जर्स भी थे। तो सिख अम्पायर आप कह सकते हैं कहीं से भी कोई थियोक्रेसी नहीं थी। और इसके आर्मी में भी जैसा आप देखें कि आगे चल के सिंधियाज़ ने राजपूतों को इंडक्ट किया, या मुसलमानों को, पठानों को इंडक्ट किया, अफगानों को, तो ऐसे ही सिख अम्पायर में ये करते हैं। एंड उसके बाद पेशावर जब एनेक्स किया जाता है तो एक ट्रीपार्टाइट ट्रीटी है, ट्रीपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838 होगा, यहाँ पे 1836 नहीं 1838 होगा, ये मिस टाइप हो गया। सो 1838 में एक ट्रीटी साइन करी जाती है, ट्रीपार्टाइट ट्रीटी जिसको नाम दिया गया। इसके 3 पार्टीज थे इसमें। पहला लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह, शाह शुजा। अब ये हम जानते हैं कि ये तीनों है कौन। तो ये जो ट्रीपार्टाइट ट्रीटी थी ये क्यों साइन करी गई, इसके रिपरकशंस क्या क्या थे, रेमिफिकेशन क्या क्या थे, असर क्या हुए आगे चल के। और 2 बहुत महत्वपूर्ण वॉर्स में इसके चलते अंग्रेज़ों को जूझना पड़ता है लास्ट में, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो अंग्रेज़ों के पाले में ही आते हैं। तो देखते हैं ट्रीपार्टाइट ट्रीटी क्या थी। ये 1836 नहीं है, ये 1838 है, तो यहाँ मिस टाइप हो गया, इससे आप कन्फ्यूज़ मत होना, 1838 है, तो ये आप ध्यान रखना। 3 पार्टी है, लॉर्ड ऑकलैंड वहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल थे, रणजीत सिंह सिख अम्पायर के रूलर, और शाह शुजा कौन है। अच्छा, अफगानिस्तान में जो रूल था दुर्रानी एम्पायर ने, जो पूरा अफगानिस्तान का मॉडर्न स्टेट जो देख रहा है, तो अहमद शाह अब्दाली ने लगभग उसकी स्थापना करी थी। और उसके अलावा एक पर्शियन अलग था। तो उस समय दुर्रानी एम्पायर का पूरा शासन था अफगानिस्तान के पूरे एमिरेट्स पे, चाहे वो कंधार हो, हेरात हो या काबुल हो। तो ये जो शाह शुजा दुर्रानी था ये तैमूर शाह दुर्रानी का लड़का था, यानी कि अहमद शाह दुर्रानी का ग्रैंडसन। इसको फिर इसका भाई जो है जमन शाह, इसके भाई होता है शाह शुजा दुर्रानी के, वो इसको वहाँ से हटा देता है, एक्सपेल कर देता है। एंड ये फिर वहाँ एग्जाइल में इंडिया आ जाता है। एंड इसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी एजाइलम देती है, पेंशन देती है, क्योंकि उसको पता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कि ये एक ना एक दिन हमें काम ज़रूर देगा, शाह शुजा दुर्रानी एक ना एक दिन हमें ज़रूर काम देगा। तो अभी ये एग्जाइल में है, तो इसको पेंशन दो पूरे के पूरे, आप इसको लेज़र में इन्वॉल्व करा दो ताकि ये हमारा इंडेटेड हो जाए, डेटर हो जाए। एंड उसके बाद इसका हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। तो होता क्या है, ये जो
अफ़गानिस्तान का इलाका है। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में सिख अम्पायर के कि नेपोलियन इन्फ्लुएंस होने वाला था। नेपोलियन विद द हेल्प ऑफ रशियन अम्पेयर जो अलेक्जेंडर वन थे उसके साथ मिलके वो कोशिश कर रहे थे कि हम सेंट्रल एशिया के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में घुस जाए और वहाँ से ब्रिटिशर्स को एक्सपेल कर दें। तो नेपोलियन तो हालांकि उनकी डेथ हो गई 1815 के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद उनको फिर एग्जाइल में भेजा जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो नेपोलियन का किस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन रशियन जो ख़तरा था, रशियन थ्रेट था, वो अभी भी कंपनी के सामने था। तो रशियन इन्फिल्ट्रेशन जो होना था वो अफगानिस्तान के थ्रू ही होना था, क्योंकि वो नीचे से सेंट्रल एशिया से आएंगे और अफगानिस्तान के थ्रू आएंगे तो सिख अम्पायर होते हुए इंडिया में घुसेंगे। तो ये प्लान था रशियन इन्वेडर्स का। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स को क्या ज़रूरी था कि इनका इन्फ्लुएंस इस रीजन में भी जाए, अफगानिस्तान और पर्शिया के रीजन में। सिख अम्पायर में तो पहले से उन्होंने दोस्ती बना के रखी हुई थी। तो ये चाहते थे कि ये जो अफगानिस्तान के अमीर है ना, वो मेरे साथ दोस्ती कर लें। जैसे कि बाद में जब हम सिंध के कैपिचुलेशन को देखेंगे, सिंध को कैसे एनेक्स करा गया, तो ऐसे ही करा जाता है। नेपोलियन के थ्रेट के दौरान जैसे सिंध को एनेक्स किया जाएगा, वैसे ही वो कोशिश करते हैं कि हम अफगानिस्तान को भी एनेक्स कर लें। तो अफगानिस्तान के अमीर्स के साथ वो चाहते हैं कि वो हमारा अलायंस बन जाए। एंड अफगानिस्तान के जो समय अमीर थे दोस्त मोहम्मद, उनको बोलते कि देखो यार, तुम मेरा एक इन्वॉय, मेरा एक राजदूत अपने दरबार में रखो, और तुम मेरी बस दो तीन चीज़ें मानो कि तुम कोई फॉरेन रिलेशन मत रखना मेरे से बिना पूछ के। ना कोई रशियन रिलेशन रखो, ना कोई फ्रेंच रिलेशन रखो, जो भी है हम ही है बस, ठीक है। लेकिन दोस्त मोहम्मद ने कहा कि हम तुम्हारी सारी प्रोविज़न मानेंगे, हम तुम्हारी सारी प्रोविज़न मानने को तैयार हैं। तुम क्या करो, ब्रिटिशर्स को कहा, लॉर्ड ऑकलैंड को कहा कि तुम क्या करो, तुम बस ये जो पेशावर है ना, ये हमें दिलवा दो रंजीत सिंह से। रंजीत सिंह का पेशावर स्ट्रॉन्ग होल्ड था भाई, बात डिग्निटी की थी, इतनी मेहनत से जीती गई है। पेशावर, बैटल ऑफ अटॉक, ये सब तो बहुत प्राइड की बात थी। बैटल ऑफ अटॉक के बाद तो 2 दिनों तक अमृतसर और लाहौर को जलाया गया था, लाइट फायर्स किए गए थे, पटाखे जलाए गए थे। तो ये बोला कि पेशावर हमको चाहिए। तो ब्रिटिशर्स के पास 2 रास्ते थे, या तो रंजीत सिंह को चुने या अफगानिस्तान के अमीर को चुने, और ख़तरा था रशियन थ्रेट का। तो उन्होंने क्या कहा, रंजीत सिंह को चुना, अफगानिस्तान के अमीर को साइड कर दिया, बोला कि हम तुम्हें कोई पेशावर नहीं देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रंजीत सिंह को बोलना पड़ेगा। रंजीत सिंह तो कभी छोड़ेगा नहीं पेशावर, तो रंजीत सिंह के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। रंजीत सिंह हमारे एलाय हैं, बहुत बढ़िया अलायंस है मेरा उनके साथ। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ उनका रिलेशन ख़राब हो, तो हम तुम्हारा कोई भी कंडीशन नहीं मानेंगे। तुम्हें जो अगर मेरी प्रोविज़न है उसको मंजूर करना हो तो बोलो, नहीं तो लेट्स गेट लॉस्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन रशियन थ्रेट अभी हटा तो नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या बोलते हैं, शाह शुजा पहले से एक अमीर था, 5th अमीर था अफगानिस्तान का, वो एग्जाइल में रह रहा है, ब्रिटिशर्स के द्वारा पेंशनर है वो। तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं वो शाह शुजा को कि भाई देखो, हम तुमको अफगानिस्तान की गद्दी पे बिठाएंगे, तुम बस मेरे साथ ट्रीटी साइन कर लो कि जब हम तुमको गद्दी पे बिठाएं तो तुम ये करना। क्या करना पड़ेगा, सिंध के थ्रू हम अपनी आर्मी भेजेंगे अफगानिस्तान में, और वहाँ पे अगर कोई भी रशियन थ्रेट होगा तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। तुम अपना फॉरेन रिलेशन हमसे पूछे बिना किसी के अलावा मत रखना, मतलब किसी रशियन अम्पेयर से मत रखना, किसी फ्रेंच अम्पेयर से मत रखना। और इसके साथ क्या कहा गया कि तुम क्या करना, हमारा जो एक इन्वॉय है, हमारा जो एक रेसिडेंट है तुम्हारे काबुल में रहेगा। तो ये सब प्रोविज़न है। शाह शुजा ने बोला कि हमको क्या मिलेगा, शाह शुजा को बोला कि तुमको गद्दी बिठाएंगे, और इसके थ्रू अब देखो ये जो पूरा इलाका है ये आता है सिख अम्पायर में। तो सिख अम्पायर को भी एक अथॉरिटी बनानी ज़रूरी थी, उसको भी पार्टनर बनाना ज़रूरी था इस ट्रीटी में। तो क्या कहा गया सिख अम्पायर को कि आप क्या करेंगे, शाह शुजा को अम्पेयर मानेंगे अफगानिस्तान का, जब हम दोस्त मोहम्मद को हटाएंगे वहाँ से, तो शाह शुजा को जब हम इंस्टॉल करेंगे थ्रोन पे, तो आपको उसको अम्पेयर मानना है, ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको एक पास देना है हमें यहाँ से, अपने सिख टेरिटरी से होते हुए, ताकि हम अफगानिस्तान में जा सकें और वहाँ पे जो भी टर्बुलेंस है रशियन इन्फ्लुएंस के चलते या पर्शियन इन्फ्लुएंस के चलते, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये ट्रिपार्टाइट ट्रीटी में ये थी, तीनों का समन्वय होना था, और ये हुआ ट्रिपार्टाइट ट्रीटी में। और ऐसा जो सॉवरेन रूलर मानने की बात है, तो ये रणजीत सिंह को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद माना गया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद जो इंग्लिशर्स थे उन्होंने लेगिटिमाइज़ कर दिया, हालांकि उनकी ज़रूरत तो थी नहीं, उनकी लेगिटिमाइजेशन की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन इंग्लिश ने ये मान लिया कि रणजीत सिंह वॉज द सॉवरेन रूलर ऑफ दिस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो कि पेशावर से नीचे निकल के अमृतसर तक आता है और नीचे इधर मुल्तान से या मिठानकोट से ऊपर कश्मीर तक जाता है। तो इसको 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद वो रणजीत सिंह को सॉवरेन रूलर मानते हैं। और यही चीज़ कहते हैं कि 1838 की ट्रिपार्टाइट ट्रीटी में, ये 1836 नहीं है, कि रणजीत सिंह को बोलते हैं कि जब हम शाह शुजा को वहाँ इंस्टॉल करें तो तुमको उसके अगेंस्ट कैंपेन मंथ लॉन्च करना, तुम क्या करना, उसको सॉवरेन रूलर मानना, ठीक है, उस अफगानिस्तान टेरिटरी का। तो वो मान जाते हैं रणजीत सिंह, एंड ये ट्रीटी साइन होती है। लेकिन इसके बाद जब शाह शुजा को वहाँ पे एम्परर इंस्टॉल किया जाता है, दोस्त मोहम्मद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर उनकी हार हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश फोर्स बहुत बढ़िया थी और बहुत बढ़िया ट्रेंड भी थी। हालांकि अफगान और सिख फोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन आप देखें कि लास्टली दोनों फोर्सेस की हार होती है, चाहे वो एंग्लो सिख वॉर्स हो या एंग्लो अफगान वॉर्स हो,
क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एमुनेशन नहीं थे, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, और बंगाल था उनके पास। सिंपली स्पीकिंग बंगाल बहुत पैसे वाला प्रोविंस था, वो जिसके पास रहेगा उसको कोई हरा नहीं सकता। सो ये ट्रीटी के बाद क्या होता है, शाह शुजा को इंस्टॉल किया जाता है 1839 में। एंड उसके बाद शाह शुजा को कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि शाह शुजा ने तो समझौता किया था अपने देश का किसी अन्य पार्टी से। अपने देश की डिग्निटी का सौदा उन्होंने किया, अपने देश की सॉवरेनिटी का सौदा उन्होंने किया था इंग्लिशमैन से या रणजीत सिंह से। तो ये कोई मानने को तैयार नहीं था, और शाह शुजा को सब ये मान रहे थे कि ये ट्रेटर है, देशद्रोही है। तो इस देशद्रोही को, शाह शुजा को, फिर बाद में एक्सपेल कर दिया जाता है, एंड देन उसको मार भी दिया जाता है। फिर से दोस्त मोहम्मद आएंगे, एंड फिर से जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होगा। बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंचती है ब्रिटिशर्स को फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के चलते। हालांकि उसके बाद रणजीत सिंह की भी डेथ हो जाएगी। तो तीनों जगह आप देखेंगे टर्बुलेंस का माहौल है। जो ब्रिटिशर्स है वहाँ भी टर्बुलेंस है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में बहुत भारी मात्रा में फाइनेंशियल क्षति हुई है, और जो मैन पावर लॉस हुआ वो तो हुआ ही है। रणजीत सिंह की डेथ हो गई तो सिख अम्पायर में भी टर्बुलेंस है, इस इलाके में भी टर्बुलेंस है। और चूंकि इस इलाके को हमने पैसेज के लिए दे दिया था इंग्लिशमैन को, ब्रिटिश ट्रूप्स को, तो ये लोग बार बार आते जाते रहते, तो इससे अलग डिस्टेबलाइजेशन होता। और अफगानिस्तान में तो अलग ही डिस्टेबलाइजेशन चल रहा है, शाह शुजा को हटाया जाता है, दोस्त मोहम्मद फिर से आते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ उलझना है। तो रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। हमने ट्रीटी साइन करी 1838 में, एंड उनकी डेथ हो गई 1839 में। तो उनके जो सक्सेसर थे खड़क सिंह, उनका रिज़ाइन बहुत छोटा था, 3-4 महीने का। फिर उनके जो सक्सेसर थे नौनिहाल सिंह, उनका बहुत छोटा डिज़ाइन था, छोटा क्या कुछ डिज़ाइन था ही नहीं बिल्कुल। मतलब अपने फादर को, उनके फादर की लास्ट फनरल में पार्टिसिपेट करते हैं, रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है आते वक्त, लौटते वक्त। तो सिख अम्पायर पूरी तरह से क्रम्बल कर चुका है, नोबल्टीज़ इंट्रिग्स कर रही है, षड्यंत्र हो रहा है, और इसमें संभालना बहुत मुश्किल है। और ब्रिटिशर्स को पहले से पता था कि सिख अम्पायर में जब भी कोई वीक सक्सेसर आएगा तो हमें वहाँ इंटरवेन करना है, और वो करते हैं। इससे पहला सिख वॉर होगा, फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर होगा। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पूरी तरह से कल्मिनेशन हो जाता है सिख अम्पायर का। और रानी जिंदान जो कि लास्ट में रीजेंट बन के दिलीप सिंह को लास्ट में बनाया जाता है रूलर। ये जो एनेक्सेशन है उससे पहले दिलीप सिंह ही रूलर थे। हालांकि जो डेथ है रणजीत सिंह की डेथ के बाद खड़क सिंह आया, देन नौनिहाल सिंह की तो रास्ते में ही डेथ होगी। उसके बाद दिलीप सिंह को ही लास्ट में रूलर बनाया जाएगा। रानी जिंदान जो कि लास्ट इम्प्रेस थी, लास्ट रानी थी इनकी, रणजीत सिंह की जो सबसे छोटी रानी थी रानी जिंदान, उसको एज अ रेजेंट बना के दिलीप सिंह को वो राजा बनाती है, उनकी एज अ रेजेंट काम करती है। लेकिन बाद में फिर उनका भी एनेक्सेशन हो जाता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। लॉर्ड डलहौजी उधर तैयारी बैठे हैं 1849 में। मतलब आप सोचिए कि 10 साल के अंदर अंदर 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हुई, फॉलोड बाय द डेथ ऑफ खड़क सिंह, डेथ ऑफ नौनिहाल सिंह, एंड उसके बाद जो टर्बुलेंस हुआ, कोर्ट इंट्रिग्स हुए, षड्यंत्र हुए, उससे बहुत ही नुकसान पहुंचा। और ये सब जब भी अंपायर वीक होगा, चाहे वो नो मैटर कि वो एलाय हैं ब्रिटिशर्स के या दुश्मन हैं, तो ब्रिटिशर्स इंटरवेन करेंगे, जैसा अवध के केस में देखा और जैसा यहाँ सिख अम्पायर में देखेंगे। और ऐसा ही कुछ जब मैसूर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। मैसूर को पहले टिप्पू सुल्तान से उसको हटा देते हैं, उसके बाद फिर हिंदू राजा को वहाँ इंस्टॉल करेंगे वॉडियर डायनेस्टी की, एंड देन वॉडियर डायनेस्टी को भी बाद में नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये केस था कि ना तो आप दोस्त हैं ब्रिटिशर्स के तो आप सेफ़ हैं, ना तो दुश्मन है तो आप सेफ़ हैं। तो ऐसे करके 1849 में एनेक्स कर लिया जाता है। और पूरी एनेक्सेशन को, पूरी एंग्लो सिख वॉर को हम कंसोलिडेशन में आगे पढ़ेंगे, कैसे लॉर्ड डलहौजी बाद में इसको एनेक्स करेंगे, और इसके लिए बहुत वाहवाही भी होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड डलहौजी की। सो दैट्स इट इन दिस लेसन, होप यू हैव एंजॉयड इट, and if you have enjoyed it then press the like button and make sure you hit the subscribe button, make sure you hit the bell icon button. Thanks for watching, have a great day.